अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं PHY 301 सर्किट थ्योरी के लेक्चर नंबर 23 को। इसके अंदर हम लोग मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये आप लोग बेसिकली मैट्रिक्स के अंदर या मैट्रिक या FA के अंदर आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा होगा, लेकिन मैं आप लोगों की मेमोरी को दोबारा से रिकॉल करवाने के लिए ये चीज़ें एक मरतबा फिर हाईलाइट करूँगा। उसके बाद हम लोग KVL इक्वेशंस और KCL इक्वेशन को मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली काम वही वाले करने हैं KVL और KCL वाले, लेकिन अब हमने उनको जो सॉल्व करने का तरीकाकार है वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के थ्रू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अच्छा, आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि एक इक्वेशन दी होती है y1 = a11 x1 प्लस a12 x2। अच्छा, इस चीज़ के बारे में आपको पता होगा कि ये जो फर्स्ट जो हमारा a1 है ये शो करता है कि ये हमारी पहली लाइन है, ठीक है। a1 फर्स्ट लाइन का 1 है, और ये जो दूसरा जो 1 है ये बेसिकली शो करता है कि ये हमारा पहला इक्वेशंस का पहला पार्ट है। और उसके बाद x1 आ जाता है प्लस a12 मीन्स 1 पहली लाइन है और सेकंड जो है उसका इक्वेशन का पार्ट है, और उसके बाद x2 आ जाता है जो कि सेकंड हमारा बनता है। उसके बाद इसी तरह 1 3 x3 प्लस चलते चलते सो ऑन a1n, मतलब पहली लाइन के n हरूफ, और xn मीन्स कि x जो है उसकी वैल्यू भी n हो जाती है कि भाई आप चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, कोई ना कोई तो यहाँ पर इधर आ ही जाएगा। अब जब हम लोग सेकंड लाइन के ऊपर मूव करते हैं तो सेकंड लाइन पे a2 आ जाएगा, ऊपर a1 था। अब सेकंड लाइन का 1 और इसी तरह फिर 2, सेकंड लाइन का 2 और यहाँ पर भी हमारा 2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे थर्ड लाइन का 2 और यहाँ पे हमारा थर्ड जो हमारा पार्ट है उसके अंदर ये थर्ड आ जाएगा, और लाइन हमारी चूंकि सेकंड है तो इसलिए यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। अब चलते चलते सो ऑन सेकंड लाइन का n और xn आ जाएगा। अब वो कहता है कि भाई y की वैल्यूज़ को हमने चलाते गए y1 y2 y3 y4 y5, कहता है कहीं ना कहीं जाकर कोई ना कोई तो इसकी वैल्यू आएगी, तो हम उसको ym लिख देंगे। अब am से मुराद है कि यहाँ पर m की जगह पे कोई ना कोई हमारा जो है वो ज़रूर कॉलम होगा, ठीक है। और यहाँ पे उसका 1 होगा, ठीक है, मतलब पहला जो होगा उसका लाजमी सी बात है 1 होगा, सेकंड का 2 होगा, थर्ड का 3 होगा, और x की वैल्यू हमारे पास 1 ही होगी। अब जब हम लोग बिल्कुल चलते जाएंगे तो a के साथ mn मीन्स कि कोई ना कोई तो उसकी जो होगी वो कोई ना कोई रो होगी और कोई ना कोई उसका कॉलम होगा। बेसिकली जो m जो है ये रोज़ को ज़ाहिर करता है कि भाई हम कौन सी रो के अंदर चल रहे हैं। ये जो a के साथ 1 है ये बेसिकली रो को ज़ाहिर कर रहा है, और इसके साथ ये जो 1 है ये कॉलम को ज़ाहिर कर रहा है कि हम कौन से कॉलम के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो m जो है हम किस रो में है और किस कॉलम में हम लोग चल रहे हैं। इसी तरह ये जो x की वैल्यू है ये किस कॉलम के अंदर हम लोगों को नज़र आ रही है। चलिए अब मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कॉलम लिखे हुए हैं। फर्स्ट कॉलम यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट रो जो है वो यहाँ पर दी गई है, ठीक है, और ये उसके कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। इसी तरह ये सेकंड रो है, सेकंड रो के भी कॉलम आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, और लास्ट पे ये जो है ये आपको थर्ड कॉलम, या मतलब जैसे जैसे आप चलते जाएंगे y1 y2 y3 y4 उसके ये कॉलम बनते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट के अंदर x की वैल्यूज़ दी गई हैं कि अब आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये आगे सॉल्व किस तरह होंगे। तो इसके लिए जो फार्मूला जो उन्होंने बनाया है वो है y = मतलब ये जो y है ये इक्वल टू होगा किसके, ये वाली वैल्यूज़ और ये वाली वैल्यूज़ का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। a × x, ax का मल्टीप्लिकेशन y की इक्वल होगा। ये एक छोटा सा फार्मूला है, मैट्रिक के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा या FSE के अंदर आप लोगों ने इस चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट जानिब जो हमारा है डिटर्मिनेंट क्या चीज़ होती है। मैट्रिक्स A
is equals to aij is called the characteristic matrix of the system. In order or dimension is denoted as. अच्छा, अब इसको हम लोग डिनोट किस तरह करते हैं, d इंटू बड़ा A मल्टी इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाई n. अच्छा, यहाँ पर जो m है वो जाहिर कर रहा है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को जाहिर कर रहा है. ठीक है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि m से मुराद नंबर ऑफ रोज और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को जाहिर करता है. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन d इंटू ए है. ओके, अब आगे चलते हैं इस चीज़ को लेकर. अटैच टू एनी मैट्रिक्स a इज इक्वल्स टू ए आई जे. अच्छा, आप देखें तो इसके ऊपर एक बार लगी हुई है, ये देखें, ये बार इज अ सर्टेन स्केलर फंक्शन ऑफ ए आई जे. कहते हैं ए आई जे का जो स्केलर फंक्शन है, जब इसके ऊपर बार लगी होगी तो वो इसका स्केलर फंक्शन कहलाएगा. कॉल्ड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए. अच्छा, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी यही कहलाता है. दिस नंबर इज डिनोटेड एज. कहते हैं इसको डिनोट किस तरह से करते हैं, डेट ए और बार ए. अच्छा, ये देखें, ये दोनों बार्स के अंदर जब हम ए को लिख देते हैं, या डेल्टा ए, और कहते हैं हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इन वैल्यूज़ को इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको पहले भी ये दिखा दिया है. ठीक है, अप्लाइंग दिस कंसेप्ट टू आवर एनालिसिस. अब आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बारे में तो अंदाज़ा हो चुका होगा, लेकिन अब यही जो कंसेप्ट हैं वो हम लोग अपने फार्मूलाज के ऊपर अप्लाई करेंगे. द सोल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन बिकम वेरी इजी. लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ KVL एंड KCL and apply these techniques and we will see the simplification of our equation will become extremely easy. कहता है ये जो कंसेप्ट हैं अब हम इनको अपने फार्मूलाज के ऊपर लगाएंगे या अपने सर्किट पर लगाएंगे, जिसकी वो कौन से सर्किट होंगे, वो KVL इक्वेशन होंगी या KCL इक्वेशन होंगी, किर्चॉफ करंट लॉ या किर्चॉफ वोल्टेज लॉ. कहता है जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो हमारे जो हैं वो कंसेप्ट आसानी से उन चीज़ों को हम सॉल्व कर लेंगे. तो चलें देखते हैं कि कितनी आसानी से हम अपने जो सर्किट्स हैं वो इन मैट्रिक्स की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके, ये एक सर्किट हमें दिया गया है जिसके दो नोड हैं, V1 एंड V2. ठीक है, तो अब इसकी जो KVL इक्वेशन है वो कहता है कि नोड 1 के लिए, ये हमारा नोड 1 है फ़िलहाल के लिए, और ये जो हमारा है वो नोड 2 है. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग नोड 1 के लिए इस नोड के अक्रॉस इक्वेशन को हम लोग मालूम करते हैं. अब आपको पता है कि इस नोड में से कितने करंट्स जो हैं वो निकल रहे हैं. तो सबसे पहला जो करंट है वो ये निकल रहा है. ठीक है, डायरेक्शन इसकी अवे है. आपको पता है कि नोड से जब भी कोई करंट निकल रहा होता है तो हमेशा वो पॉजिटिव होता है. ठीक है, और नोड की तरफ जितने भी करंट आ रहे होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं. ठीक है, तो अब ये चूंकि करंट हमसे लीव कर रहा था BI नोड, ठीक है, तो हमने इसको प्लस के अंदर शुमार किया है. उसके बाद और कौन सा करंट इस नोड में से निकल रहा है, और करंट निकल रहा है V1/R1. ठीक है, ये सिंपली सा फार्मूला एक लगा हुआ है, ओहम का फार्मूला है, I इज इक्वल्स टू V/R. ठीक है, ओहम का फार्मूला है. ओहम लॉ हमसे ये कहता है कि करंट को निकालने के लिए अगर करंट हमें पता ना हो तो करंट किस तरह निकालेंगे, वोल्टेज को डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस पर. ठीक है, तो हमारे पास ये करंट आ जाएगा. तो हमारे पास यहाँ पर करंट तो था नहीं, सिंपल R1 ही था, तो हम लोगों ने किस तरह से मालूम कर लिया, V1/R1 के ज़रिए. ठीक है, अब ये वाली भी हो गई, ये वाली भी सॉल्व हो गई. अब आते हैं इस R2 के ऊपर. तो ये जो R2 है ये बेसिकली V1 और V2 के बिल्कुल दरमियान लगा हुआ है. तो इस चीज़ को मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V1 में से V2 को माइनस करेंगे. ठीक है, इस V1 में से इस V2 को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे R2 के साथ, इस R2 के साथ. तो हमारी जो है वो तीनों के तीनों, मतलब इस नोड से जितने भी करंट निकल रहे होंगे या इस नोड की तरफ जो करंट आ रहे होंगे वो हमें मालूम हो गए. ये वाला भी मालूम हो गया, ये वाला भी मालूम हो गया, और ये वाला भी मालूम कर दिया, इक्वल्स टू 0. अब पहली इक्वेशन आ गई.
सेकंड इक्वेशन की जानिब चलते हैं। अब सेकंड इक्वेशन हमारी इस नोड के ऊपर अब हम लोग पहुंच चुके हैं। अब अगर आप देखें तो सबसे पहली जो इक्वेशन उसने बनाई है वो इस साइड पे करके बनाई है। तो अब इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि जिस नोड पे हम खड़े होते हैं उसमें से दूसरे वाले नोड को हम माइनस करते हैं और बीच में जो रेजिस्टेंस लगी होती है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई R2। अब ये कैसे आया है, मैंने पहले ही बता दिया है कि V ओवर R मालूम करते हैं अगर हमें करंट डायरेक्टली ना दिया गया हो। ठीक है, ये ओहम का फार्मूला है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। अब सेकंड है जी I नॉट हमें पहले से दे दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर V2 ओवर R3 नहीं लिखा, बल्कि डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पर I नॉट की वैल्यू ही दे दी है। अब यहाँ से एक करंट आ रहा है IA जो कि इसके V2 की तरफ आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई करंट इसको लीव कर रहा होगा तो प्लस में होगा और अगर कोई करंट इसकी जानिब आ रहा होगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम माइनस IA लिखकर इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे। अब कहता है कि जो I नॉट की वैल्यू है, यहाँ पर I नॉट है, यहाँ पर I नॉट है, कहता है I नॉट की वैल्यू है V2 ओवर R3। ठीक है, इस I नॉट की वैल्यू, ये जो I नॉट है हमारा, इसकी वैल्यू है V2 ओवर R3, मतलब इसमें से ये डिवाइड करेंगे तो हमें I नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, सिंपल सा तरीकाकार है। अच्छा, अब क्या करते हैं कि हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, नोड 1 की जो इक्वेशन थी उसको सिंप्लीफाई किया। अगर आप ये देखें ये नोड 1 की इक्वेशन है। अब जहाँ जहाँ पे यहाँ पे I नॉट आ रहा था, ठीक है, बेसिकली यहीं पर ही I नॉट आ रहा था, तो यहाँ पर हमने वो लगा दिया जो कि I नॉट की वैल्यू थी V2 ओवर R3। ठीक है, बाकी सिंपली वही इक्वेशन हमने रहने दी है। ये देखें B I नॉट की जगह पे V2 ओवर R3 प्लस V1 ओवर R1 प्लस V1 ओवर R2 माइनस V2 ओवर R2 इज इक्वल्स टू 0। अब सिंपल सा तरीकाकार है कि V1 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। ठीक है, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, ये देखें। अच्छा, माइनस कर लेंगे 1 ओवर R2 माइनस B इंटू 1 ओवर R3। ठीक है, डिवाइडेड बाई V2। अच्छा, ये इसमें से हम लोगों ने V2 को निकाल लिया। कैसे V2, ये जो V2 की जितनी भी वैल्यूज थी उनको हमने एक तरफ कर दिया, इसको भी हमने एक तरफ कर दिया। ठीक है, और इन दोनों को हमने एक तरफ कर लिया। इनमें से हमने V1 को निकाल लिया और इन दो वैल्यूज में से हमने V2 को निकाल लिया। अब जो हमारे पास नोड 2 के लिए इक्वेशन बनी वो कुछ इस तरह से बनी है। ठीक है, माइनस 1 ओवर R2 V1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 इंटू V2 इज इक्वल्स टू IA। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर ये देखें IA को मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ से उठा के इस तरफ ले आया और ये वाला जो I नॉट था इसकी जगह पे मैंने V2 ओवर R3 लगा दिया और बाकी को उसी तरह रहने दिया। सिंप्लीफिकेशन उसकी की है जिस तरह मैंने पहली इक्वेशन की थी कि V1 को एक साइड पे लिख दिया और V2 को हमने दूसरी साइड पे लिख दिया, मतलब निकाल लिया, तो हमारे पास हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ को मैंने उठाकर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन इसको उठाकर मैंने सिंपल मैट्रिक्स के अंदर डाल दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो हमारी इक्वेशन थी वो V1 के लिए 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, ये देखें 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। ये अब V2 के लिए थी माइनस 1 ओवर R2 माइनस B डिवाइडेड बाई 1 ओवर R3, तो ये अपर पे आ गई हैं। अब ये सेकंड इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें से 1 ओवर R1 R2 को मैंने पहले रख दिया और फिर सेकंड वाले के अंदर मैंने इसकी दूसरी जो वैल्यूज़ थी उनको उठा के मैंने सेकंड वाले के अंदर डाल दिया। पहली जो है ये वाली और ये वाली जो है, ये दो इक्वेशनें V1 के लिए हैं और ये दो जो हैं वो V2 के लिए। पहले वाली जो इक्वेशन थी वो इज इक्वल्स थी 0 के और सेकंड जो हमारी इक्वेशन थी वो IA के इक्वल थी।
उसको मैंने उठा के बिल्कुल साइड पे रख दिया। अब बुक के अंदर दिया गया है कि ये जो B2 है इसको अब एक वैल्यू दे दो 2, ठीक है। R1 को एक वैल्यू दे दें 12, इसी तरह IA को वैल्यू दे दें आप लोग 2 एम्पेयर। बस इस तरह से आपने सारों को एक वैल्यू दे देनी है जो कि यहाँ पर बुक के अंदर आपके मेंशन की गई है। अब जहाँ जहाँ पे मैंने फार्मूला पुट किया था, ये देखें ये फार्मूला जो है इसके अंदर मैं सिंपली ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो लिख दूँगा। तो इस तरह से कुछ हमारी दो वैल्यूज़ बन जाएंगी, ठीक है। ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हमारी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं दोबारा उसको मैट्रिक्स के अंदर ले आऊँगा। तो मैट्रिक्स के अंदर लाने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद अब आ जाते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए से मुराद ये होता है कि इन दोनों को आपस के अंदर साइन चेंज कर दें 1/6 के और 1/2 के। अब देखें यहाँ पर -6 के साथ इसके साथ माइनस था, उठा के हम माइनस इसके साथ लगा देंगे एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर, और इन दो की जो हैं वो आपस में जगह चेंज कर देंगे। अब अगर ये देखें तो यहाँ पे 1/4 के था और यहाँ पे हम लोगों ने 1/2 के लिख दिया। इन दोनों की आपस में हमने जगह चेंज कर दी है और इन दोनों के आपस के अंदर हमने साइन चेंज कर दिए हैं। तो जब भी एडजॉइंट ऑफ ए का आपको क्वेश्चन आएगा और इस तरह की कोई मैट्रिक्स दी हो तो इन दोनों के आपस में साइन चेंज कर देंगे और इन दोनों को आपस के अंदर हम लोग वैसे चेंज कर देंगे, मतलब इनकी आपस में जगह चेंज कर देंगे। डिटरमिनेंट्स विल बी, अच्छा अब इन सारों को आपस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। दरमियान में हम लोग माइनस का निशान लगाएंगे और हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5/24 ओके। अब इसके अंदर अब हम लोगों ने एडिशन किस चीज़ की करनी है। अब हम लोगों ने एडिशन कुछ इस तरह से करनी है कि इस ज़ीरो को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ये जो 2m है इसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब ज़ीरो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो हो जाएंगी दोनों की दोनों, और जब 2m इसके साथ होगा तो ये ऊपर 2 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 के। जब 2 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आएगा -1। इसी तरह ऊपर 2 आ जाएगा इसके डिवाइडेड बाई 4 के, तो 2 और 4 आपस के अंदर कैंसिल होंगे, 1/2 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब ये 1/2 और -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -24 डिवाइडेड बाई 5 और 12 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि I0 की वैल्यू को मालूम करना है। तो I0 की वैल्यू को हम लोग किस तरह मालूम करेंगे, उसने पहले से ही हमें बता दिया है कि I0 की वैल्यू है, ये देखें ये उसने तीर भी बनाए हुए कि इसकी वैल्यू मुझे मालूम करके दें। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, I0 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई R3, V2 डिवाइडेड बाई R3। तो V2 डिवाइडेड बाई R3 की वैल्यू 3k है और V2 की हमें पता चल गया है यहाँ से, ये देखें V2 की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई 5। तो 12 डिवाइडेड बाई 5 यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाई 3k, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 5k। यही हमारा आंसर है जिसको हम लोग लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाई 5 मिली एम्पेयर। 4 डिवाइडेड बाई 5 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.8 मिली एम्पेयर। तो यहाँ पर आप लोगों का जो पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसको मैंने मैट्रिक्स के थ्रू किया है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि सिंपल सा एक तरीकाकार है, सेकंड क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कहाँ पर मुश्किलात आ रही हैं। अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन ठीक तरह से सॉल्व कर लिया या आप लोगों को कहीं पर कोई मसला आ रहा है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी मुझे खुशी होगी कि आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे मेल करें। मैं आप लोगों को अपना जो मेलिंग एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, बट आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को मेरा यहाँ पर मेलिंग एड्रेस नज़र आ रहा होगा। बाकी मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। जब आप इस सेकंड क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को इसके अंदर कोई मुश्किल पेश आई है या आप लोगों को कितनी समझ आई है। आप लोग अपना जो क्वेश्चन है वो किसी पेपर पर सॉल्व करें और मुझे आप लोग इस मेलिंग एड्रेस के ऊपर मेल कर दें। मैं आप लोगों के क्वेश्चन को रीड करता हूँ
और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगर कोई मुश्किल होगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर उसमें गाइड करूँगा।